आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन शो कर रहा था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि ये हमारे पास वही डिस्चार्ज ट्यूब है सेम जो विलियम क्रूक्स ने यूज किया था। फिर ये जो प्रॉपर्टी है ये अलग अलग साइंटिस्टों ने मालूम किए थे। विलियम क्रूक्स सिर्फ नहीं था बल्कि ये दूसरे लोग थे। मिसाल के तौर पर ये जो प्रॉपर्टी थी नेगेटिव चार्ज की, ये जे जे थॉम्सन ने फाइंड की थी। तो जे जे थॉम्सन ने क्या किया, वही सेम जो डिस्चार्ज ट्यूब था वही सेटअप लगा लिया और उसमें क्या किया कि यहां इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो प्लेट लगा दी। एक पॉजिटिव प्लेट यानी उसको एनोड से कनेक्ट किया था और दूसरा जो था वो नेगेटिव प्लेट यानी उसको कैथोड से कनेक्ट किया था। तो ये प्लेट जो था ये पॉजिटिव था और ये प्लेट जो था ये नेगेटिव था। अब उसने क्या किया, जब बैटरी उसने ऑन की और वही सेम सेटअप था, उसने यहाँ पे वैक्यूम पंप भी लगाया था ताकि वो प्रेशर को मिनिमाइज कर सके। तो जब उसने प्रेशर को 0.01 mmHg तक मिनिमाइज किया था, तो जाहिर बात है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसी प्रेशर पे ये यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड था वो स्पार्किंग शो कर रहा था। तो उसने भी 0.01 mmHg तक जब प्रेशर को कम किया तो यहां से कैथोड रे जो है वो प्रोड्यूस हो गई और उसने इसके साथ ये दोनों प्लेट जो थी वो ऑन किए थे। मतलब ये जो प्लेट था पॉजिटिव, ये कनेक्ट किया था दूसरी किसी बैटरी की एनोड के साथ। तो ये पॉजिटिव था और ये जो दूसरा था ये कनेक्ट किया था कैथोड के साथ, तो ये नेगेटिव प्लेट था। तो जब यहां से जो कैथोड रे प्रोड्यूस हो गई तो कैथोड रे ने क्या शो किया कि वो बेंड हो गए टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। जो पॉजिटिव प्लेट था उसके डायरेक्शन में यानी उसकी तरफ बेंड हो गई। तो अब इससे उसने क्या नतीजा निकाला, इससे उसने ये नतीजा निकाला कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, इसका मतलब है कि ये जो रे है इस पे क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करता है। तो ये नेगेटिव इस वाली रेस को रिपल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो रेज है इस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करता है और पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से ये जो रेज है ये टुवर्ड इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। तो नतीजा उसने क्या निकाला, नतीजा ये निकाला कि असल में ये जो रेज है जिस पे चार्ज मौजूद है वो चार्ज नेगेटिव चार्ज है। ये पहले प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो उसने निकाली वो ये थी कि जब उसने ये जो कैथोड रे है उसके सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था, ओपेक ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर जब उसने कैथोड रे को बम्बार्ड किया और स्ट्राइक किया तो हुआ ये कि ये जो यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट था उसका जो शेडो था वो यहाँ पे बन गया, उसका जो शेडो था वो यहाँ पे बन गया। इसका मतलब था शेडो कहां पे बन जाता है, जहां पे लाइट नहीं होती वहां पे शेडो बन जाता है। तो इसका मतलब उसने ये निकाला कि असल में ये जो रे है कैथोड रे ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करती, इस तरफ बेंड होती या इस तरफ बेंड होती, तो ये जो शेडो होता था इस ओपेक ऑब्जेक्ट का वो इसके पीछे नहीं बनता। तो इससे उसने ये नतीजा निकाला कि जो कैथोड रे है ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी उसने क्या किया कि वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये वही डिस्चार्ज ट्यूब है और यहां पे एक स्मॉल पेडल जो था वो लगा लिया, स्मॉल पेडल। और जब उसने इस कैथोड रेस को इस स्मॉल पेडल पे बम्बार्ड किया तो उस बम्बार्डमेंट की वजह से ये जो स्मॉल पहिया था, ये जो पेडल था, इसने इस तरफ मोशन शुरू किया। तो अब उसने इससे क्या नतीजा खस किया, ये नतीजा खस किया कि ये जो कैथोड रेस आ रहे हैं इसके पास मास भी मौजूद है प्लस इसके साथ वेलोसिटी भी मौजूद है। और मास जिसके पास होता है, वेलोसिटी जिसके पास होती है,
उसको हम कहते हैं कि ये मटीरियल इन नेचर है, इसके पास मास मौजूद है, मटीरियल इन नेचर बॉडी है, मींस मास वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं जनरली। तो उसने कहा कि ये जो कैथोड रेज आ रहे हैं कैथोड से, असल में तो कैथोड से नहीं आ रही थी, वो तो जो गैस उसने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया था उसकी आयनाइजेशन से, उसकी आयनाइज होने की वजह से वो प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन क्या थी कि उसको तो उस वक्त पता नहीं था, तो उसने ये कहा कि जो कैथोड रेज आ रहे हैं असल में उसके पास मास मौजूद है, वेलोसिटी मौजूद है, इसी वजह से इस जब ये स्ट्राइक करती है इस पेडल के साथ तो उसको क्या करती है, मोशन में लाती है। तो नेट नतीजा क्या निकाला कि ये जो रेज आ रहे हैं ये पार्टिकल इन नेचर है। चौथे जो प्रॉपर्टी थी कैथोड रे के, उसने क्या किया कि यहां पे एक यू शेप का मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का और ये साइड जो है ना इसका साउथ पोल है, और यहां से कैथोड रे इसकी तरफ आ रहे हैं। तो जब उसने मैग्नेट को रख दिया इसके सामने तो जो कैथोड रे आ रहे थे वो कैथोड रे क्या हो गई, इस साइड पे बेंड हो गई। यानी मैग्नेटिक फील्ड जब उसने ऑन किया, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस रेस को स्टडी किया तो क्या हुआ कि ये जो रेस थी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेंड हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो कैथोड रेज आते हैं ये सर्कुलेट होते हैं या सर्कल बना देती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उसको हम मालूम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। अब ये जो मैग्नेट है इसका अगर आप तस्वीर कर ले कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इस मैग्नेट का वो अंदर की तरफ है, तो ये जो उंगलियां है 4 ये आपको डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, लेकिन यहां तुम बोर्ड पे मैं नहीं बना सकता, उस वक्त जो था ये मैग्नेट इस तरफ था, तो उसका मैग्नेटिक फोर्स जो था जो फील्ड था वो इस बोर्ड की अंदर साइड पे है। तो ये जो उंगलियां है ये चारों आपको बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन कहां पे होता है। दूसरा ये जो पाम है, हथेली है, ये बताती है कि जो फोर्स लगता है अब कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो थंब है ये बताती है कि जो पार्टिकल जा रहे हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी मोशन आपको बताती है इस पार्टिकल का। तो अगर आप ये तस्वीर कर ले इसके फील्ड का जो डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर के साइड है और पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे, तो थंब आपको बताता है कि पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर अंदर के डायरेक्शन में है, थंब नीचे है, तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो ये पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होते हैं तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये पार्टिकल अपनी जो रास्ते है ओरिजिनल उस पाथ से डाइवर्ट हो जाते हैं या सर्कल बना देते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इस पे फोर्स लगता है, उसको हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। पांचवा जो प्रॉपर्टी है इस कैथोड रेस की, डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो उसके सामने आप एक स्मॉल फॉइल मेटल फॉइल रख दीजिए और इस पर जेपी रायन ने एक्सपेरिमेंट किया था और इस पर इस कैथोड रे को बम्बार करिए। तो क्या होता है, क्योंकि इस रेस के पास या जो कैथोड रेस है इसके पास होती है काइनेटिक मोशन करता है ना, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी जिस बॉडी के पास होती है उसको हम कहते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। तो जब ये इस मेटल फॉइल के साथ स्ट्राइक करता है तो इस मेटल फॉइल में क्या होते हैं, उसके पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर। तो जब ये इसके साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये अपनी एनर्जी इन स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इंक्रीज वाइब्रेशनल एनर्जी इन मेटल फॉइल की जो पार्टिकल है उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है। वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से उसका मोशन, ये मोशन में आ जाते हैं, मोशन की वजह से एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं तो
उसका होल जो फॉइल होता है मेटल, उसका होल टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कैथोड रेज होते हैं ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को इस मेटल पॉइंट को ट्रांसफर करती है, और उस ट्रांसफर की वजह से ये आप मेटल पॉइंट अगर चेक करेंगे तो ये गर्म होगा, क्योंकि ये जो कैथोड रेज है ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को इन पार्टिकल्स या जो मेटल पॉइल है इसको ट्रांसफर कर देती है। यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, ये जो कैथोड रेज होते हैं ये प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज में भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एटम है, उसका न्यूक्लियस है, और ये उसके जो आउटर शेल्स है, और इन आउटर शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये इतने एनर्जेटिक होते हैं ये जो कैथोड रेज है या जो इलेक्ट्रॉन है, कि जब आप इसको बम्बार करते हैं इस एटम पर, तो ये जो इनर शेल होता है, हम इसके बाद जो लेक्चर आ रहे हैं इनर शेल ट्रांजिशन में हम पढ़ेंगे, वह एक्स रे प्रोडक्शन हम तफसील से, यहां मैं आपको मुख्तसर यहां पे बता देता हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड रे है, जब ये स्ट्राइक करते हैं इनर शेल जो यानी के शेल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देता है, शेल से निकाल लेता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, ये आप आयनाइजेशन हमने डिस्कस किया था डिस्चार्जिव एक्सपेरिमेंट में कि ये गैसेस को आयनाइज करता है, तो ये कंप्लीट इस इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करता है, निकाल लेता है। तो यहां इस के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए, यहां तो ये जगह खाली हो गई, उसको पूरा करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन जो होगा या तो इसकी ऊपर वाले एल शेल से जंप करेगा आएगा, या एल शेल जो है उससे आएगा, या इसके ऊपर वाले जितने भी शेल है किसी भी एक शेल है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि किसी भी एक शेल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां नीचे गिर जाए। तो उसके गिरने की मतलब ये कि अगर एल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है या एम से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो डी एक्साइड हो जाएगा, तो उसके पास जो एनर्जी होगी एक्स्ट्रा वो यहाँ पे वो रिलीज कर देता है। और अगर आप उसका वेवलेंथ चेक करें तो उसका वेवलेंथ होगा द वेवलेंथ रेंज ऑफ द एक्स रेज, यानी उसका जो वेवलेंथ होगा वो एक्स रेज के रेंज में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैथोड रेज है तो ये हम यूज कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। सातवां जो इसका प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन, मतलब ये है इसका कि ये जो कैथोड रे है ये हम यूज कर सकते हैं या यूज होते हैं इन द आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। और हमने तफसील से डिस्चार्जिव एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था कि विलियम कुक ने मुख्तलिफ गैसेस लिए थे और उन मुख्तलिफ गैसेस को इन कैथोड रे ने आयनाइज किया था, स्पेशली तौर पे हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में ले और उसके ऊपर कैथोड रे बम्बार कर ले, तो क्या होता है कि इस हाइड्रोजन गैस से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको निकाल लेता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आयनाइजेशन की, इसके पास क्या है, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी मौजूद है। एक और प्रॉपर्टी इसके पास मौजूद है, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग इफेक्ट या रिडक्शन, क्योंकि इसके पास रिडक्शन पावर मौजूद है, ये रिड्यूस कर सकता है दूसरी चीजों को। फॉर एग्जाम्पल आठवां जो प्रॉपर्टी है कैथोड रे का वो है रिड्यूसिंग इफेक्ट, ये दूसरे एटमों को या दूसरी स्पीशीज को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। जाहिर बात है आप लोगों को मालूम होगा एक ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा रिडक्शन होता है। जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है उसको हम जनरली कहते हैं कि ऑक्सीडेशन है, जब भी कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो ये तो खुद इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रे तो खुद इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप किसी इस इलेक्ट्रॉन को बम्बार कर देते हैं किसी दूसरे पॉजिटिव स्पीशी के साथ, फॉर एग्जांपल मैं यहां लेता हूं सोडियम पॉजिटिव। अब सोडियम पॉजिटिव के एक इलेक्ट्रॉन कमी है, आप इसको बम्बार करते हैं सोडियम पॉजिटिव के ऊपर, तो सोडियम यही इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है और चला जाता है सोडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 था, अब यहाँ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ गया, कमी आ गई।
तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। ये किसने किया? ये कैथोड रे ने किया, इसलिए क्योंकि ये असल में क्या है? कैथोड रे ये खुद ही इलेक्ट्रॉन है। एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर जो मौजूद है वो ये है कि ये जो प्रोडक्शन होती है कैथोड रे का, ये गैस पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस, इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस। मतलब ये आप कोई भी गैस यूज कर ले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, जाहिर बात है हर गैस में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्शन होगा वो सेम इलेक्ट्रॉन का ही होगा। तो कोई भी गैस आप यूज कर ले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में या डिस्चार्ज ट्यूब में, आपके पास सेम रिजल्ट में सेम जो कैथोड रे वो उसका प्रोडक्शन होगा। लास्ट नंबर जो प्रॉपर्टी है कैथोड रे की वो ये है कि ये इनविजिबल रेज है, ये आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है वो फ्लोरेसेंस मटेरियल पे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक किस्म की इनविजिबल रेज है, इनविजिबल, आप आंखों से इसको नहीं देख सकते, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है, इसका बिहेवियर जो होता है कैन बी सीन, कैन बी सीन ऑन द फ्लोरेसेंस मटेरियल। इसका बिहेवियर हम देख सकते हैं फ्लोरेसेंस मटेरियल के ऊपर, जैसा कि हमने यहां पे आप लोगों को बताया था कि विलियम क्रूक ने यूज किया था एक फ्लोरेसेंस मटेरियल जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड के ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन के तोड़ रहे इसको स्ट्राइक कर रहे थे, तो उस वक्त इस जिंक सल्फाइड के ऊपर जो था वो स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रहा था। तो क्या है कि ये तो इनविजिबल रेज है, लेकिन हम दूसरे जो फ्लोरेसेंस मटेरियल्स होते हैं उसी से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके बिहेवियर को आसानी से हम स्टडी कर सकते हैं। अब ये टॉपिक खत्म हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इसके बाद एक और टॉपिक है वो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो टॉपिक है वो है E by M और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे। E by M रेशियो हम कहते हैं इसे, इसको पॉइंट किया था जे थॉमसन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम इसको 1897 में डिटरमाइन किया था, डिटरमाइंड बाय जे थॉमसन। और इसका सेटअप किस तरह था, उसने कंस्ट्रक्शन किया था, एक खास मॉडिफिकेशन किया था वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब में, लेकिन वो डिस्चार्ज ट्यूब थोड़ा सा उस टाइम मॉडिफाई किया था। उसका जनरल कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह था, ये उनके पास था डिस्चार्ज ट्यूब हो, और यह जो मॉडिफिकेशन उसने किया था, मॉडिफिकेशन ये था कि यहां पे उसने यूज किया था जो कैथोड और एनोड थे उसमें होल्स मौजूद थे। यहां पे यूज किया था कैथोड, ये बिल्कुल खाली था, या इसके बीच में बड़ा सा होल मौजूद था, और दूसरा यहां यूज किया था एनोड और उसके अंदर स्मॉल होल मौजूद था, और यहां उसने कनेक्ट किया था वैक्यूम पंप को, ताकि वो इस वैक्यूम पंप के जरिए इसके अंदर जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर सके। और ये जो था ये इस डिस्चार्ज ट्यूब का स्क्रीन है, और इसके ऊपर मौजूद था, यहां पे उसने लगाया था जिंक सल्फाइड। और ये जो एनोड और कैथोड थे ये दोनों कनेक्टेड थे बैटरी के साथ, ये एनोड है और ये जो है ये कैथोड है, और ये कनेक्ट किए थे उसने यहाँ पर एक पावरफुल बैटरी के साथ। और एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे उसने लगाए थे दो प्लेट, एक प्लेट यहां पे था और दूसरा प्लेट यहां पे था। ये प्लेट
उसने लगाया था दूसरी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो ये पॉजिटिव प्लेट था, और ये जो था ये नेगेटिव था। और यहां पे उसने यूज किया था एक यू शेप का मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। अब ये उसका था जनरल कंस्ट्रक्शन किया था एक डिस्चार्ज ट्यूब का, जिसमें उसने E/M रेशियो फाइंड किया। अब उसके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर पे आते हैं कि उसने किस तरह इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, बेसिकली पहले उसने क्या किया, ये बैटरी ऑन की, यहां पे प्रेशर को रिड्यूस किया, क्योंकि जो प्रोडक्शन होते हैं कैथोड रे का वो 0.1 mmHg पे हो रहा था। तो इस वैक्यूम पंप के जरिए उसने जो अंदर हवा थी, जो प्रेशर था वो रिड्यूस किया। तो जब प्रेशर को रिड्यूस किया तो यहां से बन गई कैथोड रेस, और ये कैथोड रे इस होल से निकलती हुई, यहाँ पे होल था ताकि ये होल इसलिए था ताकि यहां से जो रेज है वो आसानी से निकल जाए। तो ये यहां से निकल गई, और ये जो पहला उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दोनों आप थे। दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी आप था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप था, ये दोनों नहीं थी। जस्ट उसने सिंपली यहां जो कैथोड रे प्रोडक्शन हुआ तो ये सीधे यहां पे गए, और ये जो स्क्रीन था इस स्क्रीन के बिल्कुल सीधा इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया इन रेज ने, और इस पॉइंट को उसने नाम दिया पॉइंट 1 और P1। पहले केस में उसने इस तरह किया। दूसरे केस में उसने ऐसा किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने ऑन किया, और जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको ऑफ किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया, यानी ये जो मैग्नेट था नहीं था, जस्ट इसको बैटरी प्लेट थे इसको एनोड के साथ कनेक्ट किया, और इस प्लेट को कैथोड के साथ। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। फिर उसने प्रोडक्शन यहां पे बैटरी ऑन की, तो जो यहां से रेज जा रहे थे कैथोड रेज, अब ये पॉजिटिव प्लेट है, और इस पे ऑलरेडी हमने पढ़ा कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो रेज थे यहां ऊपर की तरफ बेंड हो गई, और इस रेज ने यहां इस स्क्रीन के इस पॉइंट को स्ट्राइक किया, और इसने उसको नाम दिया P2 और पॉइंट 2। थर्ड केस में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ किया और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ किया, और जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको ऑन किया, और वही सेम प्रोसीजर था। तो यहां से रेज आ रहे थे कैथोड रेज, लेकिन अब ऊपर बेंड होने के बजाय, स्ट्रेट के बजाय, अब वो नीचे की तरफ बेंड हो गए, और उसने स्ट्राइक किया स्क्रीन की इस पॉइंट पे, इसको नाम दिया P3। अब ऐसा क्यों, यहां तो समझ में आता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव की तरफ ये मुड़ गई या उसकी तरफ डाइवर्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे क्यों नीचे मुड़ गई, तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि यहां हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं, आपके पास जो ये 4 उंगलियां है ये आपको बताती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये जो हथेली है जो पाम में, ये आपको बताता है फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। और साथ ही जो थंब है ये आपको मोशन बताता है कि वो चार्ज पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में मोशन करता है। तो अगर आप लोग देखें इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था टुवर्ड्स द बोर्ड था, बोर्ड जिस तरफ है इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये 4 उंगलियां बोर्ड की तरफ, चार्ज पार्टिकल का जो मोशन था वो इस तरफ है, ऐसे जा रहा है, और पाम जो है वो नीचे की तरफ है। तो जाहिर बात है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मोशन का डायरेक्शन पार्टिकल, ये जो पाम है ये नीचे की तरफ है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ होगा Fm। तो इस वजह से ये जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पे आकर स्ट्राइक करता है। अब लास्ट कंडीशन उसने क्या किया कि दोनों
पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आप थे, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ था, तीसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन था। अब चौथे केस में उसने ये किया कि साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन किया, दोनों ऑन थे। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी ऑन था और जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको भी ऑन किया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे की तरफ डाइवर्ट कर रहा था। अब उसने ऐसा दोनों को ऑन की, इसका स्ट्रेंथ ऐसा रखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने और मैग्नेटिक फील्ड ने दोनों ने एक दूसरे को इक्वलाइज किया, एक दूसरे का असर को खत्म किया। तो जो रेज यहां पे अब जा रही थी वो दोबारा जैसा पहले केस में हुआ था, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया था सीधा जाकर उसी पॉइंट पी पर स्ट्राइक किया। अब यहां से उसने जो था मैथमेटिकल फॉर्म निकाला और उसी से E बाई एम रेशो पॉइंट की। यहां फोर्थ केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ने एक दूसरे को इक्वलाइज किया, एक दूसरे का असर खत्म कर दिया। तो यहां मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो था एफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ एम मैग्नेटिक फील्ड। केस नंबर 1 में इस दोनों ने एक दूसरे को इक्वलाइज किया, बैलेंस किया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस केस में चूंकि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं लिखता हूं एफ ई इज इक्वल टू ई स्मॉल ई एंड कैपिटल ई। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्मॉल ई फॉर द इलेक्ट्रॉन। और दूसरा है एफ एम मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है ये इक्वल होता है क्यू वी बी की। क्यू मतलब है चार्ज, वी उसकी वेलोसिटी और बी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड उसने दिया था। क्योंकि इस केस में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है तो ई वी बी। अब हम यहां पुटिंग करते हैं, ये दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट करते हैं, एफ एम की वैल्यू और एफ ई की वैल्यू। एफ ई की जो वैल्यू है वो है स्मॉल ई कैपिटल ई इज इक्वल टू स्मॉल ई वी एंड बी। अब यहां दोनों साइड पे ई है तो ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कैपिटल ई इज इक्वल टू वी बी। यहां से हम वेलोसिटी निकालेंगे, अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये उधर जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा ई बाई बी। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ गई ई बाई बी। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन को मजबूर करता है कि वो सर्कल बनाए या सर्कल में घूमे। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है असल में ये प्रोवाइड करता है इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मिसाल के तौर पे ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट का ये फील्ड है इस डायरेक्शन में, और आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, मजबूर करता है मोशन पर, लेकिन सर्कल के फॉर्म में। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये इस फॉर्म में मजबूर कर देता है। इसका मतलब है कि जो एफ एम फोर्स है आपके पास, जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये प्रोवाइड करता है जो भी चार्ज पार्टिकल इसकी फील्ड में जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी बॉडी को सर्कल में घूमने पर मजबूर कर देता है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफएम क्या करता है, इस चार्ज पार्टिकल को प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं एफ एम इज इक्वल टू एफ सी। ये दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। अब एफ एम हमने यहां लिखा था एफ एम इज इक्वल टू ईवीबी के बराबर है, और एफ सी जो है इसका फार्मूला है एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहां भी वेलोसिटी है, यहां दो वेलोसिटी है तो एक वेलोसिटी एक के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यहां बचेगा ई बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर। हम निकालते हैं ई बाई एम रेशियो, तो ई यहां पे है, मास यहां से इधर चला जाएगा तो डिवीजन में आएगा, और ये बी जो है ना यहां डिवीजन में आएगा, ये बी यहां आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है डिवीजन में, और ये यहां से यहां आ जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा ई बाई एम
इज इक्वल टू v बाई बी आर, ये थर्ड इक्वेशन। अब यहां पे वेलोसिटी मौजूद है, इस वेलोसिटी में यहां हमने फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन निकाला था। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है हम इस वाले वेलोसिटी की जगह पुट करेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो आपने इस इक्वेशन वाले 1 से जो v की वैल्यू है वो है e बाई बी। e बाई बी अब वेलोसिटी की जगह आपने यहां पुट करना है। तो जो थर्ड इक्वेशन है ये कुछ इस तरह बन जाएगा, e बाई एम इज इक्वल टू v की जगह e बाई बी। तो ये ऊपर e हो जाएगा, लांदे जो नीचे है वो भी b हो जाएगा और b b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो b है ना यहाँ पे। जो v की वैल्यू है वो इक्वल है e बाई बी की। अब e बाई बी जो वैल्यू है अगर मैं यहां पुट करूंगा ऊपर e आ जाएगा, नीचे b है और यहां भी b है, तो b b के साथ मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर और r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर r। तो ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब ये जो फाइनल इक्वेशन है E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो जे थॉमसन ने जितनी इस डिस्चार्ज ट्यूब में दिए थे वो वैल्यू है। उस कितने दिए थे हमको पता नहीं है, उसने जो भी दिए थे उसने इस इक्वेशन में पुट की जो यहां पे दिए थे। B जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है जो उसने दिया था, जो यू शेप मैग्नेट हमने यहां पे अभी बनाया था, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसने प्रोवाइड किया था वो वैल्यू। R क्या है, R है रेडियस ऑफ द सर्कल जो इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉन का सर्कल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जितना सर्कल बना रहा था। अब उसने सारी वैल्यू उसके पास थी, जब उसने वो तमाम वैल्यू इसमें पुट कर दी E बाई बी स्क्वायर बाई आर, तो फाइनल जो उसके पास रिजल्ट आया E बाई एम की 1.758 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ये लास्ट जो इक्वेशन और जो वैल्यू आई ये था E बाई एम रेशियो, यानी उसके पास जो वैल्यू आई 1.758 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 1 केजी अगर आप इलेक्ट्रॉन लेंगे 1 केजी, तो 1 केजी इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज होगा। इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू आई, इसका मतलब है 1 केजी अगर आप इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1 केजी इलेक्ट्रॉन पे आपके पास 1.758 10 टू पावर 11 कूलम चार्ज होगा। इसका एक और मतलब ये है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे 1000 ग्राम में इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो 1000 ग्राम इलेक्ट्रॉन में भी सेम चार्ज होगा। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1 ग्राम 1000 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम यहां पे रह जाएगा और ये 1000 जो है वो यहां पे डिवीजन में चला जाएगा। तो 1.758 10 टू पावर 11 कूलम था, नीचे आ जाएगा 10 पावर 3 और 1000। अब ये ऊपर माइनस में चला जाएगा तो 10 पावर 11 से 10 पावर 3 माइनस कर ले तो ये हो जाएगा 1.758 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 8 कूलम चार्ज आता है। यानी 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज आपके पास होता है। अगर 1 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन का फाइंड करेंगे, 1 मिलीग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो मिली का मतलब होता है 10 पावर 3, तो आपके पास हो जाएगा 1.758 10 टू पावर 8। ये आपके पास था 1 ग्राम पे, 1 मिलीग्राम पे तो ये डिवाइड करें 10 पावर 3 के, तो ये 10 पावर 3 ऊपर जाएगा 8 से माइनस हो जाएगा, तो इसका चार्ज होगा 10 टू पावर 5 कूलम।
अब इसका मतलब ये हुआ, यहां जो वैल्यू आई थी इसका मतलब है कि 1 केजी पे कितना चार्ज होता है, 1 केजी इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। 1 केजी का मतलब है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम पे भी सेम चार्ज होता है। अगर आप 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन पे पॉइंट करेंगे तो 10 पावर 3 के साथ उस पर डिवाइड करें तो आपके पास जो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, और फिर 1 मिलीग्राम का, तो 1 मिलीग्राम भी 10 पावर 3 के साथ इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो चार्ज आएगा 1.758 10 पावर 5 कूलम।